हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू द लीगल सेंटर बाय काउंसिल्स कॉटेज। एज यू ऑल नो, मेरा नाम परिधि श्रीवास्तव है एंड आज हमारी सेबी ग्रेड ए, हमारा जो कोर्स है सेबी ग्रेड ए लीगल स्ट्रीम, आज उसकी सेकंड क्लास है। सो आज हमें चैप्टर नंबर 4, सेक्शन नंबर 11 ऑफ दी सेबी एक्ट 1992 स्टार्ट करना है। सो कल तक की क्लास में हमने सेक्शन 10 तक कवर किया था। अब जो आगे के सेक्शंस है, बेसिकली अब ये सेक्शंस हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड यस, बिफोर दैट, लेट मी जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, so before that, let me just introduce you to our course. Just a second. Yes. So we are going to launch a new course that is a SEBI graded legal stream, जिसमें हम लोग SEBI Act 1992, Depositories Act, SCRA और साथ की जगह अब जो न्यू सिलेबस में चार की रेगुलेशंस हो गए हैं, गुड फॉर यू ऑल। सो जो चार की रेगुलेशंस हो गए हैं वो सारी ही चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। सारे ही सारे 100% रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस होंगे जो कि मैं खुद आपको दूंगी। और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास में देखा ही होगा, आप आज की क्लास में भी देखिए। और लाइफ टाइम एक्सेस है ही आपके पास इस कोर्स का। सो जो भी 50 एनरोलमेंट्स होंगे उनके लिए वी हैव द स्पेशल प्राइस ऑफ 2,999 रुपीज। एंड इन ऑर्डर टू इनरोल यू हैव टू ईमेल अस एट दिस councilscottage@gmail.com, और you can also email us at the legal center, ध्यान रखना, दिस इज नॉट TER वाला सेंटर, दिस इज CENTRE वाला सेंटर, @gmail.com, the legal center by CC @ CC is our council's cottage. So the legal center by CC @gmail.com. Or you can email us at this council's cottage @gmail.com as well. और अगर इन केस इससे भी नहीं होता है, so you can call us on 7987 468233. Okay, so this is our course. Now let us start with our class for the today. Just a second. Yes. Okay. I hope the screen is visible to you. ओके, सो आज हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट ही इसी से करेंगे, चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का सेक्शन नंबर 11। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, मार्क इट इन योर बेयर एक्ट। और इसको जब पढ़ो तो इस हिसाब से पढ़ना कि अगर इस पे कोई आपसे बोले आंसर लिखने के लिए तो आप आंसर लिख पाओ। और वो हम कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सो बेसिकली वी विल बी डिवाइडिंग दिस सेक्शन इनटू पार्ट्स। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट अ सेकेंड, just one more minute. Okay. So what does this say? Functions of board. Subject to the provisions of this act, it shall be a duty of board. तो ये बोर्ड के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। और ये क्या बात कर रहे हैं, क्या है बोर्ड की ड्यूटी? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, पहली बात ये हो गई, इन सिक्योरिटीज, एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट बाय सच मेजर एज इट थिंक फिट। ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्पसेस के बारे में बात हो रही है। एक तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के बारे में बात हो रही है, और दूसरा प्रमोट करना, डेवलप करना सिक्योरिटीज मार्केट को, टू प्रमोट डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट एज इट थिंक्स फिट।
तो फर्स्ट लाइन तो इजी हो गई आपके लिए, जब भी आपको आंसर लिखना होगा हाउ विल यू राइट। फर्स्ट हो गया इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, सेकंड प्रमोट द डेवलपमेंट, रेगुलेट से सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये हो गई, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब जो हमारा सबसेक्शन 2 है यहाँ पे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप अलग कर दीजिए। जो ए है वो क्या बोला, रेगुलेटिंग बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। सो दिस वी ऑल नो, सेबी है, बोर्ड है, तो वो क्या काम करेगा, वो यही काम करेगा कि वो रेगुलेट करेगा बिजनेस स्टॉक एक्सचेंजेस में, ठीक है। टू रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे हमारा बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, इसमें ये जो दोनों जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, इनमें जो भी बिजनेस चल रहा है उसको रेगुलेट करना। तो जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उसमें बिजनेस रेगुलेट करना, तो पहला आ गया आपका नॉर्मल रेगुलेशन, ठीक है। रेगुलेट द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। अब आ जाइए आप रजिस्टर एंड रेगुलेट। अब आप जब बी पॉइंट देखोगे, सी दिस इज अ ट्रिक, ठीक है। इफ यू गाइज वांट, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, अगर आपको याद रखना इजी है तो आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। दिस इज अ ट्रिक विच जो कि बेसिकली मैंने अपनाई थी, आई यूज दिस ट्रिक इन माई एग्जामिनेशन टू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स थरोली, ठीक है। सो रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग, आप जब बी देखोगे, बी ए देखोगे, और जब सी देखोगे, बी, बी ए एंड सी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। हम्म तो यहाँ पे आपको ये तीन चीजें मिल रही हैं, रजिस्टर रेगुलेट, रजिस्टर रेगुलेट, रजिस्टर एंड रेगुलेट, ठीक है। ये तीनों एक जैसे हैं, तो तीनों का आप एक ही हेड में डाल दीजिए। अब यहाँ पे रजिस्टर एंड रेगुलेट जो सबसे पहले वाला है बी में, वो किस बारे में बात कर रहा है भैया, वो स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्टी, रजिस्ट्रार्स टू एन इशू, मर्केंट बैंकर्स, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड अदर इंटरमीडियरीज हु मे बी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रहा है, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, इन लोगों के बारे में बात कर रहा है। आपको सारे नाम याद नहीं रखना, कुछ पांच नाम याद रख लो, ठीक है। सेकंड रजिस्टर एंड रेगुलेट क्या है, ये तीनों एक ही उसमें है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड, ये हो गया आपका डिपॉजिटरीज रिलेटेड। क्या होता है स्टॉक एक्सचेंजेस, क्या होती है डिपॉजिटरीज, हम आगे जब हम दोनों एक्ट्स पढ़ेंगे तो हम इसमें डिफरेंस देखेंगे। तो डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, जो हम इसमें आगे दिखने वाले हैं। तो रजिस्टर और रेगुलेट करना डिपॉजिटरीज को, उनके पार्टिसिपेंट्स को, कस्टोडियंस को, सिक्योरिटीज के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन सबको रजिस्टर करना और इनको रेगुलेट करना। तीसरा किसको रजिस्टर और रेगुलेट करना, वेंचर कैपिटल फंड्स एंड सीआईएस, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। तो तीन रेगुलेट, रजिस्टर एंड रेगुलेट है। पहला आपके स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स वाले लोग आ गए, सेकंड आपके डिपॉजिटरीज वाले आ गए, तीसरे आपके म्यूचुअल फंड्स और सीआईएस वाले आ गए, ठीक है। ये इनमें से कुछ कुछ लोग के नाम रख लेना, सिर्फ बी में नाम याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, जो कि ए में हमने देखा था, ए में हमने क्या देखा था, रेगुलेट, ठीक है। अब आपके पास एक और रेगुलेट है जो मैं पहले कवर कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे देखें अगर एच में, तो ए विल कम विथ योर एच, ठीक है। रेगुलेट, रेगुलेट, यहाँ पे हम क्या रेगुलेट कर रहे थे, स्टॉक एक्सचेंजेस को। हम यहाँ पे क्या रेगुलेट कर रहे हैं, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो दो चीजों को रेगुलेट करने लगे हम, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, और दूसरा हमने जो रेगुलेट करा है वो क्या है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, यस, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, सेकंड, एंड टेक ओवर ऑफ कंपनी। तो दो रेगुलेट हो गए, और हमने तीन पढ़ ली रेगुलेट एंड रजिस्टर के अंदर, ठीक है। सो ए इज कवर्ड, बी सी, बी ए सी इज कवर्ड एंड एच इज कवर्ड। अब हम आते हैं डी पे। नाउ डी और एफ एक पेयर बनाएंगे, और ई और जी एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। ओके, डी और एफ क्या है, ये प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और एफ क्या है, प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इन सिक्योरिटीज मार्केट। ई और जी क्या है, प्रोहिबिट और प्रोहिबिट, दो फिर अगेन प्रोहिबिशन में आ गए हैं। प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, और किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। तो दो चीजें आपको प्रोहिबिट करनी है, और दो चीजें आपको प्रमोट करनी है। प्रमोशन प्रमोशन में क्या है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा प्रमोशन में क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन है, ठीक है। So A is covered, A and H is covered, then B, BA, C is covered, D and F is covered, E and G is covered, ठीक है।
अब हम आते हैं आई पे। अब आई में जो आप देखोगे तो आई है, आई ए है, आई बी है, यहाँ पे तीन है, तो आई, आई ए और आई बी, ये तीन साथ में हो जाएंगे। ठीक है। ओके। या सो अब आई क्या है? कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तीनों एक ही जैसे स्टार्ट हो रहा है, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। सो ये क्या क्या है और ये किस किस से मंगा रहे हैं? फर्स्ट आई गिव यू अ समरी। जो फर्स्ट कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन है जो कि आई में दिया हुआ है, वो क्या है? कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग, ठीक है, इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट, इसी पे मार्क कर देती हूँ। ठीक है, किसी से इंफॉर्मेशन मंगाना, इंस्पेक्शन करना, इंक्वायरी करना, ऑडिट करना। इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट किसका कर रहे हैं हम? स्टॉक एक्सचेंज का, म्यूचुअल फंड का, या अदर पर्सन जो कि रिलेटेड है इनसे। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑडिट स्टॉक एक्सचेंज का, म्यूचुअल फंड्स का, या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का। आई ए में कौन सा कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन है? कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग, अब यहाँ पे आ गया कोई भी पर्सन आ गया, तो पहले का क्लियर हो गया, यहाँ पे एनी पर्सन है। कौन है यहाँ पे एनी पर्सन में? बैंक या एनी अदर अथॉरिटी या बोर्ड या कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड, किसी भी, बेसिकली कोई बैंक हो। जस्ट अ सेकंड। Sorry for the disturbance. So where we were on calling for information. So calling for information किससे? पहला हो गया आपका जो हमने पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंजेस से, म्यूचुअल फंड से, ठीक है। और क्या हो गया? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो आई ए है इसमें कौन कौन है? एनी पर्सन है, बैंक है, या फिर ऐसी कोई भी अथॉरिटी है, कॉर्पोरेशन है, जो कि कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड है? किसी भी सेंट्रल एक्ट या फिर किसी भी स्टेट एक्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये लोग हो गए। उसके बाद हो गया कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम और फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मंगाना या फिर इन्फॉर्मेशन देना, किसको? अदर अथॉरिटीज, वेदर इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। तो किसी भी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन मंगाना या फिर इनको इन्फॉर्मेशन देना, ये दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूडेड होगी। ठीक है, और ये अथॉरिटी या तो इंडिया के अंदर हो सकती है या फिर ये अथॉरिटी इंडिया के बाहर हो सकती है। ऐसी अथॉरिटीज कौन है? वो अथॉरिटीज है जिनके फंक्शन सिमिलर टू बोर्ड है, मतलब जैसे हमारे यहाँ सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, या ऐसी कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड कोई भी अथॉरिटी है, तो फॉरेन में, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री में ऐसी कोई भी अगर अथॉरिटीज हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन लेना या फिर इनको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन देना, इधर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, किस लिए? फॉर प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज लॉ। तो सिक्योरिटीज लॉ के अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन देना। सो अगेन हमने यहाँ पे कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन में तीन पढ़े हैं। वन वॉज योर आई, देन आई ए, देन आई बी। The I was your calling for information and calling for information from inspection करना, इंक्वायरीज करना, ऑडिट करना, किससे? ये सारी चीजें में हमने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा है, म्यूचुअल फंड्स पढ़ा है, या अदर पर्सन हु आर एसोसिएटेड। ओके। सेकंड में हमने एनी पर्सन, बैंक या ऐसी अदर अथॉरिटीज पढ़ा है जो कि किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट ने बनाई हो। और थर्ड में हमने किसी ऐसी अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देना या लेना पड़ा है जो कि इंडिया के बाहर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जो कि ऐसी अथॉरिटी जिसके फंक्शन हमारे यहाँ की सिक्योरिटीज मार्केट के जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन में ये तीन हो गए हैं। ओके, देन इसमें एक प्रोवाइजो भी है, वी हैव वन प्रोवाइजो है व्हिच सेज दैट, प्रोवाइडेड दैट, yeah, which says that provided that the board for the purpose of furnishing an information authority outside India, तो जब भी बोर्ड किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इंडिया से बाहर लेगी तो उसको प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लेना नेसेसरी है, दैट इज मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद जे, के, एल, एल ए एंड एम। ठीक है, ये आखिरी के क्वेश्चन, इसको भी हम अब सॉर्ट कर लेते हैं। अभी तक के हमने इतने सारे पढ़ लिए, बट आई डोंट थिंक इसमें किसी में भी प्रॉब्लम आई होगी। आई भी है तो इसके बाद में एक चार्ट बना के भी समझाऊंगी आपको। ठीक है, सो okay, right. Now moving to point number J. Hmm. What does this say? पॉइंट नंबर जे कह रहा है परफॉर्मिंग सच फंक्शंस। अब ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जिसको सेबी, बेसिकली जरूरत पड़ेगी सेबी को एससीआरए के अंदर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए। तो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो कि एससीआरए में इंपॉर्टेंट है या जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट करता है। ठीक है, तो ये भी पावर के बारे में बात हो गई। ओके, देन लेवाइन फीस, ठीक है, फीस या अदर चार्जेस वो लेवाई कर सकता है सेक्शन के लिए। उसके बाद एल क्या है? रिसर्च, इन सब चीजों की रिसर्च करना। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो ये तो आप याद रख ही सकते हो।
ठीक है। और एल ए में क्या है, अगेन एक और कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन है, सो कॉलिंग फ्रॉम और फॉरनिशिंग, ठीक है। अब कौन सी एजेंसीज है, वो एजेंसीज है जो कि बोर्ड स्पेसिफाई करेगा ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि बोर्ड को लगता है जरूरी है अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए। तो बोर्ड को जिससे भी चाहे उस किसी अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मंगाना या इंफॉर्मेशन देना ऐसी किसी भी एजेंसी को जिसको बोर्ड को जरूरी लगता है, ठीक है। और अदर फंक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड। तो जब हमने जे पढ़ा तो जे में हमने देखा परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स as the provision of SCRA may be delegated as may be delegated to it by the central government। तो जो आपका पॉइंट नंबर जे है वो एससीआरए के अंदर बात करता है, वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि उसको अपने फंक्शंस डिस्चार्ज करने हो अंडर द एससीआरए एक्ट। फर्स्ट हो गया। सेकंड, कोई फीस या चार्जेस लेवाई करने की पावर। थर्ड, रिसर्च कंडक्ट करने की पावर। और चौथा, किसी ऐसे पर्सन को किसी ऐसे पर्सन एजेंसी, यहाँ पे जो लास्ट है एल है वो एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, तो किसी ऐसी एजेंसी को इन्फॉर्मेशन देना या ऐसी एजेंसी से इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है। ये दोनों ही चीजें यहाँ पे हैं और अदर फंक्शंस जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है। सो जे के एल एल ए एंड एम आर सॉर्टेड, सो बेसिकली 5 यहाँ के हो गए। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो अलग। सो एक बार मैं इसको अच्छे से और आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ एक चार्ट बना के। जस्ट 1 मिनट। ठीक है। अब जब हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, ओके, ए, हम यहाँ पे लिखेंगे रेगुलेट, ठीक है। ए की जगह मैं 1 की जगह मैं ए लिख देती हूँ। ए में रेगुलेट हो गया, सिमिलरली एच में रेगुलेट हो गया। ए और एच रेगुलेट के बारे में बात कर रहे हैं। जो ए वाला पॉइंट है ये बिजनेस एंड स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रहा है। और जो एच वाला पॉइंट है वो क्या रेगुलेट करने के बारे में बात कर रहा है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। ओके। सो ए हो गया आपको रेगुलेट, फर्स्ट इज योर रेगुलेट ए एन एच, देन बी, बी ए सी, ठीक है। ए और एच साथ में जाएगा, बी, बी ए एंड सी, ये तीनों जाएगा आपका रजिस्टर एंड रेगुलेट। पहला था आपका रेगुलेट, दूसरा आ गया हो गया आपका रजिस्टर एंड रेगुलेट, ठीक है। अब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है बी, वो अदर इंटरमीडियरीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, मर्चेंट, बैंकर्स, ये सारे लोग हो गए। जो बी ए है वो आपके किस बारे में बात कर रहा है, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन, इन सब लोगों के बारे में बात कर रहा है। एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो थर्ड है वो वेंचर कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। जितनी भी चीजें हमने बेयर एक्ट में अभी मार्क करी है वो सारी आपको मार्क करना है, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड्स क्या याद रखना है, यहाँ रेगुलेट हो गया, ठीक है। रेगुलेट क्या, स्टॉक एक्सचेंजेस, यहाँ क्या है, रजिस्टर एंड रेगुलेट, ये वर्ड है। और कुछ मान लीजिए 5 वर्ड आप इसमें से निकाल लीजिए, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू एन इशू, 4 काफी है। बी वाले में, बी ए वाले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियन निकाल लो, सिक्योरिटीज के एफ आई आई निकालो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज निकालो। सी वाले में वेंचर कैपिटल एंड म्यूचुअल फंड्स निकाल लो, ठीक है। ये रजिस्टर एंड रेगुलेट हो गया। देन डी एंड एफ साथ में चलेगा, ई और जी साथ में चलेगा। डी और एफ जो है वो किस बारे में बात करता है, दो चीजों को प्रमोट करने के बारे में। क्या हो गया, एक हो गया आपका इन्वेस्टर एजुकेशन प्रमोट करने के लिए, और एक आपका दूसरा क्या प्रमोट करना है, बेसिकली सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो एस आर ओ करके लिख लेना आप यहाँ पे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे हो गया आपका इन्वेस्टर की एजुकेशन। देन ई और जी जो है वो प्रोहिबिट करने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। प्रोहिबिट क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग, और दूसरा क्या, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके। देन जी एच हो गया, एच हो ही गया था ए के साथ। नाउ वी कम टू आई, आई ए एंड आई बी। और उसी के साथ हमने एक और पढ़ा था जो आखिरी में एल ए था, ठीक है। ये चारों के चारों कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई में कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन में इंस्पेक्शन, ऑडिट, इंक्वायरी है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स है। आई ए में क्या है, किसी पर्सन, बैंक या अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेना या देना, ठीक है, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा बनाए गए हैं। आई बी में क्या है, इंफॉर्मेशन लेना या देना किसी ऐसी अथॉरिटी को जिसके फंक्शन सिमिलर हैं टू दी सिक्योरिटीज, हमारे जो सिक्योरिटीज लॉज हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंडिया के बाहर है, प्रोवाइडेड दैट अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा बोर्ड देगा तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है,
ठीक है, ये हो गया आपका एल आई बी तक, और ये जो लास्ट है एल है, वो कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन किसी भी ऐसी एजेंसी से जो कि बोर्ड नेसेसरी समझता है। ये चार हो गए। नाउ कमिंग टू जे, के, एल, एम। ओके, ये चार बचते हैं आखिरी में। तो जे बात करता है आपके एस सी आर ए के अंडर जो पावर एक्सरसाइज करना है उसके लिए, के बात करता है आपकी फीस के लिए, एल बात करता है आपकी रिसर्च के लिए, और एम बात करता है अदर फंक्शंस के बारे में। सो दिस इज हाउ आपने ग्रुप बना बना के यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को बहुत जल्दी अपने वर्ड्स में इजीली समझ लिया है। ठीक है। सो यहाँ पे ये हो गया है आपका ए एन एच, बी बी ए एन सी, डी एफ एन ई जी, आई आई ए आई बी एल ए, जे की एल एम। ठीक है, इसको ऐसे ग्रुप बना के आप फर्स्ट कीवर्ड्स लिख के उसके अंदर के दो दो तीन तीन कीवर्ड्स लिख लो। इस हिसाब से आपका पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 2। ओके, ग्रेट। अब हम इसका जो सबसेक्शन 2 है उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं इसको। 2A बेसिकली। Okay, without prejudice to the provisions contained hmm, in subsection 2, the board may take measures to undertake inspection of books. अब ठीक है, अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? देखिए, किसी भी बुक, रजिस्टर या अदर डॉक्यूमेंट या ऐसा कोई भी रिकॉर्ड किसका, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी का जिसका इंटेंशन है अपनी सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने का। तो बेसिकली हम एक पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी बोर्ड इंस्पेक्शन करेगा किसी भी बुक का, रजिस्टर का, डॉक्यूमेंट या कोई भी रिकॉर्ड किसी पब्लिक कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी का, ठीक है, द बोर्ड हैज, तब तो वो तभी कर सकता है ऐसी इंस्पेक्शन या ऐसी बुक, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट उनका तभी ले सकता है जब बोर्ड ये बिलीव करता है कि कंपनी या तो इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। सो बेसिकली ये जो प्रोविजन है ये आपको आगे कई जगह देखने को मिलेगा जहाँ पे बार बार ये लिखा होगा कि लिस्टेड पब्लिक कंपनीज के जब बारे में हम बात करेंगे तो बोर्ड के पास इसके किसी भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने की पावर सिर्फ तब है जब बोर्ड को ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हो या फिर ये रीजनेबली लगे कि ये जो कंपनी है ये काय में इन्वॉल्व है, कि किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। सिर्फ इन्हीं केस में बोर्ड कर सकता है, वरना नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू सबसेक्शन नंबर 3। ये एक बहुत बेसिक सा सबसेक्शन है। ये आपको जो बोर्ड है आपका उसको सिविल कोड के पावर्स देता है। ठीक है, सिविल कोड के यहाँ पे पावर्स मिल रहे हैं अंडर द सीपीसी। और क्या क्या पावर्स हैं? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के पावर हैं, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्संस के हैं। आपने सीपीसी पढ़ा होगा तो ये सेक्शन बहुत अच्छे से याद होगा। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स, रजिस्टर या अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, मूविंग अहेड, कमीशन इशू के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी पावर्स जो कि सिविल कोड को होती है अंडर द सीपीसी, ये सारी पावर्स बोर्ड को दी जाएंगी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सबसेक्शन नंबर 4। नाउ व्हाट इट सेज, विदाउट प्रेजुडिस, just a second, yes. Without prejudice to the provisions contained in subsection 1, 2, 2, 8 and 3 and section 11b, ठीक है, इन सबको छोड़ दो। The board may by an order for reasons recorded in writing in interest of investors, again बोर्ड को लिखित में करना पड़ेगा, इन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए करेगा। क्या करेगा? ये सारे मेजर्स लेने के उसके पास क्या है, पावर है। सो ये और कुछ पावर्स के बारे में बात कर रहा है बोर्ड की। फंक्शंस तो हमने इसी सेक्शन में देख लिए, जो फर्स्ट सबसेक्शन था उसमें देख लिए हमने। जो बेसिकली सेकेंड सबसेक्शन था उसमें हमने फंक्शंस देखे। अब बोर्ड की जो पावर्स हैं वो कहाँ दी गई हैं? वो इसके सबसेक्शन 4 में दी गई हैं। तो बोर्ड के पास ये कुछ पावर्स हैं जो वो राइटिंग में यूज कर सकता है, मतलब रीजन राइट करके कर सकता है। किस लिए? जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब इन्वेस्टिगेशन या फिर जो भी इंक्वायरी है वो पेंडिंग है या फिर पेंडिंग हो चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है हमारी इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद भी ये पावर्स यूज की जा सकती हैं। ठीक है, so the board may, by an order for reasons to be recorded in writing in the interest of investors or securities market, take the following measures, either pending investigation or inquiry or on the completion। अब एक बार ये देख लेते हैं ये क्या क्या है। अब ये भी जो पावर्स हैं ये कोई बहुत खास नहीं है। आपने अगर सीपीसी पढ़ा होगा तो ये वो पावर्स हैं जो कि यूजुअली सिविल कोर्ट्स को होती हैं।
तो हम उन्हीं ग्राउंड्स पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या है ये। सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को रोकना। ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को रोकना। दूसरा, रिस्ट्रेन करना। अच्छा, इसमें भी हम चाहें तो ग्रुप्स बना सकते हैं। सस्पेंड और सस्पेंड यहाँ पे दो हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं मिले तो आप सस्पेंड के पहले के 2 पॉइंट साथ में कर लो। तो किसी भी सिक्योरिटी की ट्रेडिंग को सस्पेंड करना या फिर किसी ऑफिस बेयरर को सस्पेंड करना। तो या तो आप सिक्योरिटीज को सस्पेंड कर रहे हो कि इनकी ट्रेडिंग यहाँ नहीं होगी, या फिर आप ऐसे लोगों को सस्पेंड कर रहे हो जो किसी स्टॉक एक्सचेंज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और जो कि ऐसा काम कर रहे हैं। तो सस्पेंड एनी ऑफिस बियरर, स्टॉक एक्सचेंज और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम होल्डिंग सच पोजिशन। अब एक हो गया हमारा रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन करना मतलब यहाँ पे हमें लोगों को रोकना है। लोगों को रोकना है क्या करने से? सिक्योरिटीज मार्केट में किसी सिक्योरिटी को एसेस करने से, या लोगों को हमें प्रोहिबिट करना है किसी ऐसे सिक्योरिटीज मार्केट से एसोसिएट होने से जहाँ पे वो बाय या सेल या सिक्योरिटी से डील कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि मान लीजिए बोर्ड को लग रहा है कि ये सस्पिशियस पर्सन है, ठीक है, ये कुछ गलत कर रहा है, तो ऐसे किसी पर्सन को रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को एक्सेस ना करे, या वो सिक्योरिटीज में डील ना करे, सेल ना करे, बाय ना करे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की ट्रेडिंग भी सस्पेंड की जा सकती है और किसी ऑफिस बेयरर को भी सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके पहले के 3 पॉइंट्स। अब डी क्या बोल रहा है? इम्पाउंड करना, मतलब जब हम डॉक्यूमेंट्स जैसे इम्पाउंड होते हैं, जब हम सीपीसी में पढ़ते हैं, उसी तरीके से इम्पाउंड करना या फिर रिटेन करना क्या? प्रोसीड्स और सिक्योरिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उससे जो भी प्रोसीड्स आए हैं उसको कुछ टाइम के लिए जब्त करके रख लेना, रिटेन करके रख लेना या फिर इम्पाउंड करके रख लेना। देन अटैच करने की भी पावर दी गई है। बोर्ड के पास अटैच करने की पावर है, हाँ जी है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि अटैचमेंट की पावर्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या है वो लिमिटेशंस? अटैच आफ्टर पासिंग ऑफ एन ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन मेड फॉर अप्रूवल बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सो बेसिकली अगर आपको अटैच करना है तो आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? एक अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का। तो क्या प्रोसीजर हो गया? जेएमएफसी फर्स्ट क्लास। तो बोर्ड को जेएमएफसी फर्स्ट क्लास का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इट टॉक्स अबाउट योर, ओके, सो यहाँ पे पुराना लिखा गया है। अच्छा, सेबी के जो रेगुलेशन है, जो एक्ट है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे जब हम अटैचमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें ये दिया गया है कि जो बोर्ड होगा उसको एक कंफर्मेशन लेना होगा फ्रॉम दी स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आगे। इस सेक्शन, इस एक्ट के लास्ट में हम बात करेंगे। बाय दैट टाइम हम देख लेते हैं कि ये जो प्रोविजन है ये पुराना है। लेट मी नाउ एक्सप्लेन यू इसका जो नया वाला प्रोविजन है। ओके, हम इस पॉइंट को भी स्किप कर देते हैं, हम इसके बाद वाला पॉइंट देख लेते हैं, देन आई कम बैक टू दिस पॉइंट एंड एक्सप्लेन यू दिस वन। ओके, ठीक है। एफ वाला पॉइंट क्या बोलता है? डायरेक्ट एनी इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलिनेट एनी एनी प्रॉपर्टी एनी एसेट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो बोर्ड है वो किसी भी पर्सन को या इंटरमीडियरी को जो कि सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ऐसे किसी भी पर्सन को बोला जा सकता है कि आप जो भी प्रॉपर्टी जो इश्यू में है, जिसके अंदर ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप उसको बेच नहीं कर सकते या फिर आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो पहला था वो हमने क्या बात करी कि किसी भी सिक्योरिटीज की जो ट्रेडिंग है उसको सस्पेंड किया जा सकता है, किसी ऑफिस बेयरर को सस्पेंड किया जा सकता है, लोगों को सिक्योरिटीज मार्केट, किसी एक पर्सन को या लोगों को सिक्योरिटी मार्केट एक्सेस करने से रोका जा सकता है, या फिर उनको प्रोहिबिट किया जा सकता है कि वो सिक्योरिटीज में डील ही ना करें, बाय सेल ना करें। ठीक है, या जो भी सिक्योरिटीज जो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसकी जो भी प्रोसीड्स आए हैं उनको इनको इम्पाउंड करके रखा जा सकता है, या फिर अटैचमेंट भी किया जा सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी अटैचमेंट वाला पॉइंट। ओके, तो अटैचमेंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अटैच, पहली बात, अटैचमेंट जो होगा, जस्ट अ सेकेंड, यस, वो कितने दिनों के लिए होगा? ओ गॉड, हम्म, अटैचमेंट जो होगा वो 90 डेज के लिए होगा। ठीक है, पहले पॉइंट तो आप ये नोट कर लो।
ओके। सो अटैचमेंट 90 डेज के लिए होगा। अटैचमेंट में आप बैंक अकाउंट या अदर प्रॉपर्टी भी किसी पर्सन की या इंटरमीडियरी की अटैच कर सकते हो। ठीक है। अब इसकी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज क्या है? पहली बात तो बोर्ड करेगा अटैच। ठीक है। और बोर्ड जब अटैच करेगा तो वो एक कंफर्मेशन लेगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ था, अब हम एक स्पेशल कोड से यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। स्पेशल कोड क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे बोर्ड को कंफर्मेशन किससे लेनी है? स्पेशल कोर्ट से लेनी है, जो कि हम सेक्शन 26A में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और जब 90 डेज तक वो कर सकता है, 90 डेज से ज्यादा करना है तो आपको यहाँ पे स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। और जब आपने परमिशन ले ली तब आपका अटैचमेंट फिर कंटिन्यू हो जाएगा। कब तक? जब तक कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन है वो पेंडिंग है। जब तक कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक की प्रॉपर्टी को आप अटैच करके रख सकते हो। ठीक है। और जैसे ही आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड हो जाएगा, आपका अटैचमेंट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। नाउ, अब जो अटैचमेंट है वो सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी या फिर उतने ही प्रोसीड्स का हो सकता है जितने के ऊपर वायलेशंस हुए हैं, जितने अमाउंट में वायलेशंस हुए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 5 लाख की सिक्योरिटीज का के ऊपर वायलेशंस हुए हैं तो आप किसी पर्सन की 50 लाख की प्रॉपर्टी को अटैच करके नहीं रख सकते। आपको 5 लाख तक का ही अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं कि अगर आपको अटैच करना है तो आप मैक्सिमम 90 डेज के लिए अटैच कर सकते हो। बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हो या फिर किसी दूसरी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो। ठीक है। जो भी सिक्योरिटी मार्केट से लिंक्ड है, एसोसिएटेड जो भी पर्सन। देन अटैचमेंट बोर्ड करेगा, जो कि हमने बोला 90 डेज के लिए करेगा। कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा स्पेशल कोर्ट से अंडर सेक्शन 26A। ठीक है। फिर जब तक कि आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक अटैचमेंट भी चलेगा, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगा तो अटैचमेंट भी कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। जब हम बैंक अकाउंट या फिर किसी ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो उतनी ही प्रोसीड्स जो कि एक्चुअली इन्वॉल्व है वायलेशन में, उतनी ही प्रोसीड्स का हम अटैचमेंट करेंगे। बाकी का अलाउड नहीं होगा। ठीक है। सो ये सारी चीजें हो गई आपके अटैचमेंट के बारे में। ओके। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू अनदर प्रोवाइजो। अब ये प्रोवाइजो क्या कहता है? ये प्रोवाइजो आपने अभी देखा था, वैसा ही ये प्रोवाइजो है जो कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी के बारे में बात करता है। ठीक है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगेन कोई अगर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर एक पब्लिक कंपनी है विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, यहाँ पे किसी भी तरीके का अटैचमेंट होगा तो बोर्ड के पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ये बिलीव करने का कि जो पब्लिक कंपनी है वो किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। ठीक है। तभी बोर्ड के पास ये पावर है। ओके। नाउ कमिंग टू, ये हो गया हमारा। नाउ वी कम टू आर, यस, सबसेक्शन नंबर 5। अच्छा, ये क्या बोलता है कि जो भी अमाउंट सेक्शन 11B में लिया जाएगा, 11B हम इसके आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। या फिर 12A ऑफ SCRA, जब हम SCRA में पढ़ेंगे तो जो भी अमाउंट लिया जाएगा वो कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? इस फंड में। इस फंड का नाम क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ठीक है। सो जो भी अमाउंट लिया जाएगा किसी भी पेनाल्टी के चक्कर में, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे थे अभी, जितनी भी इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे थे, इन सब के थ्रू जो भी अगर पेनाल्टी लगाई जाती है, जो भी फंड्स लिए जाते हैं, रिकवर किया जाता है, वो सारा अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा टू द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ठीक है। इसको भी आप मार्क मार्क कर लेना विद अ रेड पेन और विद अ पेंसिल, स्टार मार्क कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो यस, दैट इज ऑल फॉर योर सेक्शन नंबर 11। अब सेक्शन नंबर 11A से आगे जो हम होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। नो, दिस वाज अ वेरी लेंदी सेक्शन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो आई रियली ट्राइड कि आपको मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके समझा पाऊँ, सो दैट आपको जब भी आंसर अगर लिखने को भी आता है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू राइट दैट आंसर टू, और याद करने में भी आसान होगा। ठीक है। सो फर्स्ट वाला, जस्ट अ क्विक रिविजन, फर्स्ट जो सबसेक्शन है वो बात करता है कि पर्पस की। ठीक है। तो जो भी फंक्शंस है बोर्ड के वो क्या है? इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट करना, रेगुलेट करना सिक्योरिटीज मार्केट, प्रमोट करना सिक्योरिटीज मार्केट को। सबसेक्शन 2 में बेसिकली हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने कुछ ग्रुप्स बनाए और उसमें बात की।
ठीक है। उसके बाद 2A में हमने बात करी, जहाँ पे हमने देखा कि अगेन कोई भी इंस्पेक्शन होना है बोर्ड बुक का, रजिस्टर का, डॉक्यूमेंट का, किसी पब्लिक कंपनी का, तो वो बोर्ड तभी करेगा जब उसके पास रीजनेबल ग्राउंड होगा। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो बोर्ड होता है उसकी वही पावर होती है जो कि एक सिविल कोड की होती है अंडर CPC। उसमें हमने देखा डिस्कवरी, प्रोटेक्शन, समनिंग, इंस्पेक्शन, कमीशन, ये सारी पावर्स होती हैं। देन वी केम टू द पावर्स ऑफ द बोर्ड सबसेक्शन 4 में। तो उसमें क्या क्या पावर्स होती हैं? दो सस्पेंड करने की पावर है, एक रिस्ट्रेन की, एक प्रोहिबिट करने की पावर है, एक इम्पाउंड करने की पावर है, एक अटैच करने की पावर है, और एक ये डायरेक्ट करने की पावर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने आप से दूर नहीं करेंगे जब तक कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है। हमने इसको खत्म भी एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी के राइट से करा, कि अगेन बोर्ड तभी कर सकता है जब उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड हो इस बात को बिलीव करने का। और जितना भी अमाउंट हम लेकर आएंगे अंडर सेक्शन 11B और सेक्शन 12A, आगे आने वाले सेक्शंस में, उन सारे सेक्शन से लिए गए अमाउंट या पेनाल्टीज का अमाउंट, सारा का सारा अमाउंट एक फंड में जाएगा जिसका नाम होगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ओके। So that's all for today. Thank you so much for today's class. And before ending the class, uh, yes. Yes. So before ending the class, let me just tell this to you again that we are launching our course, that is Crack SEBI Grade A Legal, where you will get a SEBI Act, Depositories Act, SCR Act, इन सब के आपको recorded videos मिलेंगे, that too for this price, जो कि हमारे first 50 students के लिए ही है। So you can email us at this website जो कि यहाँ पे दी गई है, counselscottage@gmail.com, or you can also mail us at the legal center by cc@gmail.com, जो हमारे यूट्यूब पेज का नाम है द लीगल सेंटर बाय cc@gmail.com। सो थैंक यू सो मच फॉर द today's class. आई विल बी वेरी ग्लैड टू मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल, क्योंकि जो नेक्स्ट सेक्शंस हम अब पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।